डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने ये जाना था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा से संबंधित मैंने बातों को आपको बताया था। इसके साथ ही मैंने भाषा की कुछ परिभाषाएं भी आपको दी थी, उन परिभाषाओं को भी समझाया था। इसके लिए जिस भी किसी ने मेरा वीडियो ना देखा हो तो देख लें। थोड़ी अस्वस्थता के कारण वीडियो जो है उतना अच्छा नहीं बन पाया है। खैर, तो हमने जाना ये कि भाषा विचार विनिमय का साधन है, ठीक है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अनुभवों को लिख सकता है। लेख के रूप में, कविता के रूप में, पुस्तक के रूप में, इन सब चीज़ों के रूप में वो लिख सकता है। तो ये हमें भली भांति ज्ञात हो गया कि भाषा हमारे अभिव्यक्तों की और उच्चारणों की, अवयवों की और आपस में विचार करने की, समाज विशेष लोगों के साथ विचार करने की प्रक्रिया है। अब भाषाओं की परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि नंबर 1, भाषा ध्वनि मूलक होती है। भाषा में ध्वनि होती है, क्योंकि भाषा में होता है वर्ण और वर्ण के अंदर होती है ध्वनि। और ध्वनि क्या होती है अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, स्वनिम और ध्वनि के बारे में। फिर है भाषा में प्रयुक्त जितनी ध्वनियाँ हैं उसका उच्चारण अभिनव से उच्चारित रहता है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकात्मक होती है और भाषा यादृच्छिक प्रतीक भी होती है, यानी मानी हुई भाषा। भाषा किसी विशेष समाज की होती है। भाषा विचार विनिमय का साधन होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों की भाषा विचार विनिमय के साधन है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर जैसा चाहे वैसा भाषा को लिख सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति अथवा उसके अभिलक्षणों की बात। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, उन्होंने जो भाषा के अभिलक्षण है उसमें उन्होंने पहला जो अभिलक्षण दिया है वो है यादृच्छिकता। यानी यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या जैसा माना हुआ हो। भाषा यादृच्छिक है। आपके सामने ये इसमें PDF में तीसरे नंबर पे दिख रहा है और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उसको पहले नंबर पे दिया हुआ है। तो हमारी भाषा किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़की, शेर, चीता, भालू, किसी भी तरह से ये समाज ने इस शब्द को बनाया है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, कोई लिंग से संबंधित, कोई जाति से संबंधित, इस तरह से। तो ये कैसे, ये यादृच्छिक है, ये बनाई हुई भाषा है। अगर लड़की है तो उसके ये लक्षण रहेंगे तो उसको लड़की कहा जाएगा। अगर बाघ है तो बाघ के शरीर पे इस तरह की धारियाँ होंगी, उसको बाघ कहा जाएगा। उससे जो छोटा होगा वो लकड़बग्गा कहा जाएगा और उससे छोटा जो जंतु होगा वो कुत्ता कहा जाएगा। इस तरह से भाषा एक यादृच्छिक भाषा है। आशा है आप लोग समझ ही गए होंगे। और PDF में भी आपके सामने है कि यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या जैसा मन हो वैसे ही माना हुआ हो, ठीक है। दूसरा जो भाषा का लक्षण है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है बच्चों की। भाषा ऐसी पैतृक संपत्तियों की जो पिता ने दिया और हमने ले लिया। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जो पिता बोलते हैं, हमारा परिवार बोलते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है अनुकरण पर। लेकिन अगर ये पैतृक संपत्ति होती तो आप सोचिए कि अगर कोई एक परिवार का बच्चा दूसरे देश में जा कर के रहता है दूसरे लोगों के साथ, तो आप देखिए ना कि वो बच्चा उसी जिस देश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वहाँ की भाषा को सीख लेता है, या जिस राज्य में रहता है। तो भाषा को हम पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते। भाषा सृजनात्मक है। भाषा को सृजनात्मक कह सकते हैं क्योंकि भाषा में शब्द, रूप, राय सीमित होते हैं। इनके आधार पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको हम नित्य नए नए असीमित वाक्यों में उसका सृजन कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए भाषा का जो अहम लक्षण है वो सृजनात्मक है, यादृच्छिक है और ये पैतृक संपत्ति नहीं है। 3 पॉइंट हो गए हैं। बाकी देखिए, भाषा अनुकरण आत्मक है, यानी अनुकरण करने की प्रक्रिया है भाषा।
देखिए अगर कोई बच्चा केरला में जाता है और वो केरला के लोगों के साथ उठता बैठता है, या हमारा ही परिवार चला जाता है कहीं अन्य राज्यों में जहाँ हमारी हिंदी भाषी नहीं है, अन्य भाषी प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चा उसका अनुकरण करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अनुकरण ग्रामता के रूप में इसको स्वीकार किया है। ठीक है, इस तरह से भाषा अनुकरण है क्योंकि परंपरा या रूढ़ी के रूप में भाषा सीखी जाती है, सीखने के योग्य अधिगम्यता क्यों भाषा जब सीखी जाएगी तो उसका अनुकरण किया जाएगा। फिर है भाषा परिवर्तनशील है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे, लेकिन मानव भाषा के में हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जीव जंतु जानवर है वो तो एक ही तरह की बोली भाषा बोलते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर बुद्धि है और वो अधिक से अधिक सोचता भी है, विचारता भी है, अनुभव भी करता है उसके, तो वो क्या करता है भाषा में निरंतर उसके ही भाषा में परिवर्तन होता चला जाता है। आप देखिए संस्कृत काल की बात करें हम, वैदिक काल की, तो उस समय जो भाषा थी वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे रहते थे उनकी भाषा अपभ्रंश में शामिल थी। ठीक है, पाली भी वो पढ़ते थे। फिर इसके बाद जैसे जैसे बदलता चला गया, हिंदी की ओर उन्मुख हुआ तो हिंदी ब्रजभाषा के रूप में आई, तो ब्रजभाषा खड़ी बोली के रूप में है तो खड़ी बोली, और क्षेत्रीय की बात करें तो क्षेत्रीयता के रूप में रहती है। तो इस तरह से भाषा परिवर्तनशील है। बाकी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने विविधता को भी भाषा का रूप माना है। वो ये कहते हैं कि जैसे वाक्य एकाधिक शब्दों से बनते, एक से अधिक शब्दों से बनता है तो शब्द एकाधिक ध्वनियों में बनता है, लेकिन बहु घटकता विच्छिन्नता या विविधता का अर्थ होता है विच्छिन्नता या छिन्न भिन्न होना, या कई इकाइयों से मिला करके जीवों की भाषा में, जैसे कई इकाइयों से मिला करके एक वाक्य बना, उस वाक्य से उस ध्वनि का संकेत हुआ और वहां से भाषा का आविष्कार हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मानव भाषा के वाक्य के शब्द होते हैं ना, वाक्यों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, इस तरह एक से अधिक इकाइयाँ जब बन जाती हैं तो वो क्या हो जाती, मानव भाषा का भी लक्षण हो जाती। जैसे शब्द हैं, कई शब्दों को जोड़ दिया वाक्य बन गया, और कई वाक्यों को जोड़ा तो वो भाषा बन गई। अन्य भी पॉइंट है, लेकिन आपको इन पॉइंटों में जितना मैंने इसमें समझाया वो आपके लिए बेहतर है। अब हम आगे बात करेंगे भाषा की संरचना की। तो भाषिक संरचना की बात अगर करते हैं तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक संरचनात्मक व्यवस्था है, अर्थात इस व्यवस्था की अपनी विशेष संरचना होती है। साथ ही इस संरचना में केवल एक स्तर नहीं होता बल्कि कई स्तर होते हैं, जैसे ध्वनि स्तर, रूप स्तर, वाक्य स्तर और अर्थ स्तर। इसी तरीके से जैसे उदाहरण के लिए एक सेंटेंस लिया हमने, राम ने श्याम को मारा, और दूसरा सेंटेंस लिया श्याम ने राम को मारा, तो ये हैं तो दोनों ही वाक्य, लेकिन पहले वाले भाग में राम ने श्याम को मारा में इसमें राम क्या करता है, कर्ता के रूप में है, और दूसरे वाक्य में जो श्याम ने राम को मारा उसमें श्याम कर्ता के रूप में। और जो है फिर हम बात करें दूसरे वाक्य की तो उसमें क्या है, श्याम जो है कर्म के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे वाक्य में राम कर्म के रूप में। तो एक है तो एक वाक्य, लेकिन उन वाक्यों की अगर हम संरचना के ऊपर ध्यान दें तो कर्ता कर्म वगैरह जो ये रहती है ना, कर्ता है कर्म है, इन सब चीज़ों को जब हम तोड़ते हैं, सर्वनाम है, काल है, इस तरह से अर्थ, वाक्य, रूप, शब्द और ध्वनि, जब एक वाक्य में हम इन सब चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो वो शब्द वो क्या होता है, भाषिक संरचना होती है। और जब उस संरचना को एक साथ कर देते हैं तो एक वाक्य हो जाता है, और जब उस वाक्य को बोल देते हैं तो वो भाषा के रूप में हमारे समक्ष आ जाती है। तो इस प्रकार से भाषा की विशेषताएं हमने जानी, उसके अभिलक्षण जाने, और ये जाना हमने कि भाषा अर्जित संपत्ति है और सामाजिक वस्तु है। इसके अतिरिक्त हम जो है भाषा के विषय में और भी जानेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि भाषा का जो रूप है, स्वरूप है या भेद है, वो और देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं।
तो अगर देखा जाए तो भाषा का मुख्य रूप तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन भाषा को हम 4 प्रकार में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहली भाषा हो गई आपकी मूक भाषा। मूक भाषा का कहना है मतलब जो संकेत चिन्ह, सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं, संकेत चिन्हों के द्वारा जो भाषा अभिव्यक्त की जाती है वो मूक भाषा होती है। ठीक है, ये देखिए संकेत चिन्हों के द्वारा। फिर दूसरी अस्पष्ट भाषा। अस्पष्ट भाषा में जो है, एक मिनट, ये चौड़ा हो गया, ये तो पूरा पेन का ये मोटा हो गया। अस्पष्ट भाषा वो भाषा जिसमें पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं होता है। जैसे यथा किसी उसका वो करना है, चिड़िया प्रातः काल से अपना गीत शुरू कर देती हैं, तो वो क्या है, उनकी भाषा कैसी अस्पष्ट भाषा है। स्पष्ट भाषा किसको कहेंगे, जो भावाभिव्यक्ति पूर्ण रूप से जिसमें स्पष्ट होती है, जैसे मनुष्य की भाषा। अगर हम इसके भी हमें वो करते हैं, अलग अलग भाग करते हैं, तो इसमें पहली आती है स्पर्श भाषा, जो विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के एक अथवा अधिक अंगों के स्पर्श माध्यम से होती है। इसमें भाषा के प्रयोगकर्ता यानी जो प्रयोग कर रहा है और जो ग्रहण कर रहा है, दोनों का ही इसमें निकटता आवश्यक होती है और दोनों का ही वो बराबर रहती है भागीदारी स्पर्श भाषा में। इंगित भाषा यानी सांकेतिक भाषा हम आपको बता ही चुके हैं। वाचिक भाषा, इसके लिए मौखिक शब्द का प्रयोग होता है, मौखिक रूप से जो बात कही जाती है वो वाचिक भाषा में आती है। ऐसी भाषा में ध्वनि संकेत की भावाभिव्यक्ति वगैरह होती है। जैसे आज के टाइम की बात करें हम अगर, तो फिर क्या है मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा आज के टाइम में जैसे आपका दूरभाष हो गया, टेलीफोन हो गया, वायरलेस हो गया, यही तो है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा के बारे में आप जानते ही हैं कि भावाभिव्यक्ति के सर्वोत्तम माध्यम लिखित भाषा है। इसमें वह अपने विचारों का विनिमय कर सकता है और विनिमय करने के लिए वो क्या करता है, लिपि का सहारा लेता है। जब वो लिपि के माध्यम से लिख देता है तो उस लिखी हुई बात को उसको हम लोग 1 सहस्र वर्ष बाद भी पढ़ें तो भी हमें वही लिखा मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भाषा किसे कहते हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी भाषा से संबंधित ध्वनि वगैरह, उनके भेद, स्वनिम इत्यादि। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। कहाँ चला गया? ये कहाँ खो गया?